अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है और गणित की उस शाखा को हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी। ठीक है, तो गणित की जिस शाखा में अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन किया जाता है, गणित की उस शाखा को कहते हैं हम सांख्यिकी। इसका मतलब है सांख्यिकी में अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन किया जाता है। एक और परिभाषा देख लेते हैं। सांख्यिकी का अर्थ वह विषय है जिसमें आंकड़ों का संग्रह, आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, जुटाए जाते हैं आंकड़े, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है आलेख के रूप में, ग्राफ के रूप में, सारणी के रूप में, विश्लेषण का अध्ययन, ठीक है, उन आंकड़ों का हम अध्ययन करते हैं जब प्रस्तुत हो जाते हैं तो, ठीक है, कि उनमें क्या विशेषताएं हैं, साथ साथ आंकड़ों से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने आंकड़ों से ग्राफ बना लिया या सारणी बना ली, फिर हम अध्ययन करते हैं कि जैसे कि उदाहरण ले लें, कोई क्रिकेट का मैच हुआ, तो ठीक है, तो क्रिकेट के मैच को हमने सारणी के रूप में लिखा या हमने ग्राफ के रूप में लिखा, लेख के रूप में लिखा, फिर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अर्थपूर्ण निष्कर्ष, कि देखो भाई सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, या सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, या सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए। ठीक है, तो इस तरह से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकाल पाते हैं, तभी तो हम बता पाते हैं कि किसको मैन ऑफ द मैच मिलेगा, या ठीक है, या किसने सबसे अच्छा खेला। ठीक है, तो सांख्यिकी में अर्थपूर्ण निष्कर्ष बहुत ही जरूरी चीज है, अर्थपूर्ण सूचनाएं। ठीक है, तो सांख्यिकी के माध्यम से हम अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब इन आंकड़ों से आप निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि विद्यालय में प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, जिसके सबसे ज्यादा अंक आए होंगे वो प्रथम आएगा। ठीक है, वो निष्कर्ष निकालेंगे हम सांख्यिकी में। ठीक है, फिर नगरों का तापमान। ठीक है, अब नगरों के तापमान से आप बता सकते हैं जब तापमान ज्यादा था तो मतलब गर्मी ज्यादा होगी, जिस महीने में तापमान कम होगा मतलब गर्मी कम होगी। मतदान का परिणाम, ठीक है, मतदान के परिणाम में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि कौन जीता, कौन हारा। ठीक है, इस तरह के हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये सब आंकड़े जो है इकट्ठा करे जाते हैं ताकि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके। तो आंकड़े क्या होते हैं, किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्य हैं। ठीक है, अब परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक के लिए उद्देश्य क्या हो सकता है, हमारा निश्चित उद्देश्य कि हमें पता करना है कि कौन प्रथम आया, कौन द्वितीय आया, कौन तृतीय आया। नगरों के तापमान से हमारा क्या निष्कर्ष निकालना हो सकता है, हमें पता करना हो कि किस महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है, किस महीने में गर्मी कम पड़ती है। मतदान के परिणाम से हमें यह निष्कर्ष निकालना हो सकता है कि भाई कौन जीता चुनाव में या कौन हारा। ठीक है, तो आंकड़े हमेशा एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, बिना उद्देश्य के कौन काम करता है, वैसे भी कोई काम नहीं करता बिना उद्देश्य के। तो दोस्तों हमने अभी आंकड़ों के बारे में पढ़ा। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। ठीक है, तो पहले तो हम प्राथमिक आंकड़ों के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा किसे कहा जाता है। ठीक है, जब अन्वेषक स्वयं अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को खुद एकत्रित करता है, तब इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो काम कर रहा है, जो सांख्यिकी पे काम कर रहा है, ठीक है, वो अगर खुद अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर खुद सूचनाओं को एकत्रित करता है, ठीक है, कुछ आंकड़ों खुद आंकड़ों को इकट्ठा करता है, तो ऐसे आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े या प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे कि परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये आप खुद इकट्ठे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राथमिक आंकड़े। कक्षा में छात्रों की संख्या, ये आप खुद इकट्ठे कर सकते हो, तो ये कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। अपने विद्यालय में पंखों की संख्या, ये आप खुद इकट्ठे कर सकते हो, तो ये प्राथमिक आंकड़े हैं। पिछले 2 वर्षों में घर की बिजली का बिल, ये हम खुद इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़ों के बाद दोस्तों हम आते हैं गौण आंकड़ों पर। ठीक है, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो गौण आंकड़ों का परिभाषा है जहां किसी स्रोत से, ठीक है, जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हो, आंकड़े प्राप्त किए हों, तो उन आंकड़ों को हम कहते हैं गौण आंकड़े। ठीक है, मतलब वो आंकड़े हमने खुद इकट्ठे नहीं करे, कहीं इकट्ठे थे हमने वो ले लिए, तो ऐसे आंकड़ों को कहते हैं हम गौण आंकड़े। ठीक है, जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, उसके जो आंकड़े हैं जो अखबार में हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आंकड़े जो है वो क्या है हमारे लिए गौण आंकड़े, क्योंकि वो हमने खुद नहीं इकट्ठे किए, अखबार वालों ने इकट्ठा करके हमें दिए हैं। ठीक है, तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे क्रिकेट में बल्लेबाजी का औसत। ठीक है, तो जो भी मैच होता है, ठीक है, मैच में जो आंकड़े होते हैं वो हमें टेलीविजन द्वारा या अखबार द्वारा प्राप्त होते हैं, वो हमने खुद इकट्ठे नहीं किए हुए थे, तो उनको कहते हैं हम गौण आंकड़े। उसी प्रकार वो जो मैच होता है उसकी जो क्रिकेट में गेंदबाजी का औसत है, वो भी हमें टेलीविजन या अखबार से पता चलता है, तो वो क्या कहलाएगा, गौण आंकड़े। फिर नगरों के तापमान, ये हमें खुद तो नहीं पता होता कि नगर का तापमान क्या है, ये मौसम विभाग बताता है, तो हमारे लिए वो क्या होगा, गौण आंकड़े। हाँ, मौसम विभाग के लिए वो प्राथमिक आंकड़े होंगे, ठीक है, वो खुद इकट्ठा कर रहे हैं उन आंकड़ों को, ठीक है, पर हमारे लिए होंगे वो गौण आंकड़े। मतदान के परिणाम, ठीक है, मतदान के परिणाम कौन है, चुनाव आयोग हमें बताता है। ठीक है, तो चुनाव आयोग के लिए तो वो प्राथमिक आंकड़े हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो गौण आंकड़े, क्योंकि वो आंकड़े हमने खुद इकट्ठा नहीं किए, हमें चुनाव आयोग से पता चले, तो हमारे लिए वो आंकड़े होंगे गौण आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े वो हुए जो इंसान खुद जुटा रहा है, खुद इकट्ठा कर रहा है, उसके लिए वो प्राथमिक आंकड़े हैं। पर जब इंसान किसी और के जुटाए हुए आंकड़ों का इस्तेमाल करता है, तो वो उस इंसान के लिए हो जाते हैं गौण आंकड़े। ठीक है, तो ये फर्क है प्राथमिक आंकड़ों में और गौण आंकड़ों में।
दोस्तों हमने आंकड़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है। आंकड़े क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब आंकड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आंकड़ों के इकट्ठे करने के बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण होता है। उन्हें प्रस्तुत किया जाता है ताकि उनको सरलता से समझा जा सके। जैसे कि उदाहरण लीजिए, जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है। वहां कंपनी में जो बड़े बॉस होंगे, ठीक है, वो तो आंकड़ों पर काम नहीं करेंगे, पर जो उनके नीचे जो काम कर रहे होंगे लोग, वो आंकड़ों को इकट्ठा करके कंपनी के बड़े अधिकारियों के सामने आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण ऐसे करेंगे कि जो अधिकारी हैं उनको वो आंकड़े अच्छे से समझ में आ जाए एक ही बार में, ठीक है। तो ग्राफ से दिखा सकते हैं आंकड़ों को, सारणी से दिखा सकते हैं आंकड़ों को, ठीक है। और दोस्तों एक कहावत है कि ना, एक जो चित्र होता है वो 1000 शब्दों से भी अधिक उत्तम होता है, ठीक है। तो वही आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए भी है। आंकड़ों को एकत्रित करने का काम समाप्त होने के तुरंत बाद अन्वेषक, मतलब जो उन आंकड़ों पर काम कर रहा है, को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ज्ञात करना होता है जो अर्थपूर्ण हो, ठीक है। ऐसा प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो, ठीक है, जो सरलता से समझी जा सकती हो, ठीक है, और एक ही झलक में उसके मुख्य लक्षणों को जाना जा सकता हो। जैसे कि अगर हमें दिखाया जाता है क्रिकेट के मैच में कि इस ओवर में कितने रन बने, ठीक है, तो जो जो डंडी सबसे ऊंची होती है, हमें पता चल जाता है कि उस ओवर में सबसे ज्यादा रन बने होंगे, ठीक है। तो एक झलक से ही उसके मुख्य लक्षण समझ में आ जाए, ठीक है। तो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि हम अच्छे से प्रस्तुत करें अपने आंकड़ों को। नहीं तो उन आंकड़ों को जुटाने का जो पर्पस है, ठीक है, जो जिस कारण से हमने वो आंकड़े जुटाए हैं, वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, कि अच्छे ढंग से हम आंकड़ों को प्रस्तुत करें, ठीक है, चाहे वो ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करें या जो है हम सारणी बनाकर प्रस्तुत करें। अब हम थोड़ा आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। आरोही को अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग, ठीक है। तो आरोही और अवरोही में कभी कभी दोस्तों हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो बढ़ता हुआ है, एक घटता हुआ है। आरोही जो है बढ़ता हुआ क्रम होता है और अवरोही जो है घटता हुआ क्रम होता है, ठीक है। आरोही बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। अब आरोही आपको याद रहे जिंदगी भर के लिए, उसको उसका एक तरीका बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा पर्वतारोही, ठीक है। तो पर्वत पे जो आरोही है, ठीक है, पर्वत पे जो चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उनको कहते हैं हम पर्वतारोही, ठीक है। तो आरोही क्या होगा, बढ़ते हुआ, ऊपर जाता हुआ, तो बढ़ते हुए क्रम को कहेंगे हम आरोही क्रम, ठीक है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक ये दिए गए 55, 36, 95, 73 इत्यादि। अगर हमें इनको आरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। जो पहले सबसे छोटा है 25, उसको सबसे पहले लिख लिया। फिर उसके बाद 36 है तो 36 लिख लिया। फिर उसके बाद 42 है तो 42 लिख दिया। फिर उसके बाद 55 है तो 55 लिख दिया। फिर 60 है तो 60 लिख दिया। फिर 62 है तो 62 लिख दिया। फिर 73 है तो 73 लिख दिया। फिर 75 है तो 75, फिर 78 है तो 78, और फिर 95 है तो 95। अब आप देखेंगे ये आरोही क्रम में लिखने के बाद ये जो अंक हैं ये बढ़ते हुए क्रम में आ गए हमारे, ठीक है। तो ये होता है आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लिखने को हम कहते हैं आरोही क्रम। दोस्तों आरोही का उल्टा हो जाएगा अवरोही, ठीक है। अवरोही को अंग्रेजी में कहते हैं हम डिसेंडिंग, ठीक है। तो अवरोही क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहा जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं। वही उदाहरण ले लिया हमने 10 विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए अंक। अब इनको अवरोही क्रम में लिखना है हमको, तो मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा और सबसे आखिरी में सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा है 95, तो हमने 95 लिख दिया। फिर है 78 तो 78 लिख दिया। फिर है 75 तो 75 लिख दिया। फिर है 73 तो 73 लिख दिया। फिर है 62 तो 62 लिख दिया। फिर है 60 तो 60 लिख दिया। फिर है 55 तो 55 लिख दिया। फिर है 42 तो 42 लिख दिया। फिर 36 का 36 और 25 का 25 लिख दिया। अब ये हमारा क्रम हो गया अवरोही क्रम, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ा है, फिर उससे कम 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 होता हुआ, और सबसे आखिरी में सबसे छोटा अंक लिखा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा अवरोही क्रम। घटते हुए क्रम को कहते हैं हम अवरोही क्रम। परिसर या रेंज, ठीक है। परिसर किसे कहते हैं, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को कहते हैं हम आंकड़ों का परिसर, ठीक है। तो परिसर हो जाएगा अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को हम घटा देंगे, ठीक है। अधिकतम मान जो भी होगा आंकड़ों का, उसमें से न्यूनतम मान को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा परिसर, ठीक है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं 10 विद्यार्थियों वाला, ठीक है। तो इसमें से अधिकतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए हम इसको पहले क्या कर देते हैं, आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटा हमें मिल जाएगा और आखिरी में मिल जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम मान सबसे पहले और अधिकतम मान सबसे बाद में। तो परिसर क्या होगा हमारा, अधिकतम मान कितना है हमारा 95, तो 95 से न्यूनतम मान कितना है 25, 25 घटा देंगे। 95 से 25 जाएगा तो परिसर हमारा आ जाएगा 70, ठीक है। तो परिसर होगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान, ठीक है। अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा देंगे तो हमें परिसर प्राप्त हो जाएगा। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बारंबारता नाम से ही जैसे पता चला बार बार, ठीक है, कितनी बार कोई चीज आ रही है वही उसकी बारंबारता कहलाती है, ठीक है। किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या जितनी बार वो प्रविष्टि आंकड़ों में आती है, ठीक है। जितनी बार वो चीज आती है वही उस प्रविष्टि की क्या कहलाती है, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता मतलब बार बार, जितनी बार वो आ रहा है वही उसकी बारंबारता कहलाएगी। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। यही गणित की परीक्षा में 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 55 की बारंबारता क्या है। प्रविष्टि एक मान लेते हैं 55 है, तो 55 एक बार, दो बार और तीन बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि 55 की बारंबारता 3 है, ठीक है। 3 बार 55 आया ना। तो किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि आंकड़ों में आती है।
ठीक है, याद रखने के लिए आप रखिए बार बार, कितनी बार वो आती है वो कहलाती है उसकी बारंबारता। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा के लिए याद रखिए। ठीक है, ये तो सांख्यिकी में हमेशा ही आपको आएगा, चाहे सारणी बनानी हो चाहे आपको ग्राफ बनाना हो। ठीक है, तो बारंबारता याद रखिए, जितनी बार वो प्रविष्टि आती है वो प्रविष्टि वो कहलाती है बारंबारता। ठीक है, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, अवर्गीकृत, जैसे कि नाम में ही निहित है कि इसमें वर्ग नहीं हो, वर्गीकृत नहीं है ये। ठीक है, दो प्रकार की बारंबारता बंटन सारणी होती है हमारी, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ठीक है, तो पहले हम अवर्गीकृत के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्गीकृत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि नवी कक्षा में 30 विद्यार्थियों के 100 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक हमने ले लिए। ठीक है, ये ठीक है, तो अवर्गीकृत का मतलब क्या होगा कि इसके कोई वर्ग नहीं होंगे, इसमें इस सारणी में जो है कोई वर्ग नहीं होगा। ठीक है, हर अंक जो है अलग अलग होगा। ठीक है, हर आंकड़ा जो है अलग अलग होगा। ठीक है, कोई वर्ग नहीं होगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह का कोई वर्ग नहीं होगा। तो इस तरह की जो सारणियां होती हैं उनको हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, सारणी को अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी या केवल बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। तो अगर केवल बारंबारता बंटन सारणी लिखा है तो उसका मतलब अवर्गीकृत ही है वो। ठीक है, वर्गीकृत होगी तो वर्गीकृत लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ बारंबारता बंटन सारणी लिखा है, तो उसको हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी ही मानते हैं। तो यहाँ पे कोई वर्ग नहीं होगा। ठीक है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहाँ सब अलग अलग हैं आंकड़े। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 50 अंक कितने विद्यार्थी के आए हैं, 30 के। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्ग नहीं है कि 50 से 60 कितनों के आए हैं। ठीक है, 50 अंक एग्जैक्ट, ठीक 50 अंक जो है 3 बच्चों के आए हैं। दूसरा उदाहरण, ठीक 70 अंक 4 बच्चों के आए हैं। ठीक है, तो इस तरह की सारणियों को हम कहते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, जिसमें कोई वर्ग नहीं है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बाद हम पढ़ते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि नाम में ही नहीं था वर्गीकृत, तो इसमें वर्ग होंगे। ठीक है, जैसे कि ये है सारणी आपकी, यहाँ पर वर्ग क्या क्या है, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। ठीक है, इत्यादि, जैसे कि 50 से 59, ठीक है, एक वर्ग है। 80 से 79, ये एक वर्ग है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ग होते हैं इसमें ना, आंकड़ों में वर्ग होते हैं। तो इस तरह की सारणी को हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, जहां पर वर्ग है। ठीक है, तो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है इस तरह की सारणी को। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज सीख लेते हैं साथ में। ठीक है, मिलान चिन्हों के बारे में। ठीक है, मिलान चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है, टैली मार्क्स अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो चिन्ह हैं आपके, जो ये चिन्ह हैं, इनको कहते हैं मिलान चिन्ह। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एक डंडी एक के बराबर होती है, फिर दो, दूसरी डंडी दो हो गए, तीसरी डंडी तीन। ठीक है, लेकिन जब चार डंडी हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद पांचवी के लिए हम एक ये तिरछी डंडी खींच देते हैं, तो ये हो जाता है पांच। तो ये जो एक है हमारा, ये पांच है। ठीक है, तो ये जैसे ये हो गया पांच, ये भी हो गया पांच, तो पांच पांच 10, और ये हो गया चार, तो ये हो गया 14। तो इस तरह हमें मिला 14। ठीक है, तो इस तरह ये मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, जब भी हम आंकड़ों को गिन रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें कई बार गिनने में दिक्कत आती है, तो मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक एक डंडा खींचते जाते हैं, जैसे ही पांच होता है तो चार को काट देते हैं, तो पांच पांच का जो है हमारा ग्रुप बन जाता है। ठीक है, जिससे हम बाद में जोड़कर आसानी से बारंबारता को लिख देते हैं। ठीक है, तो मिलान चिन्ह इस तरह के चिन्ह होते हैं। ठीक है, डंडी खींचते हैं एक एक करके, जैसे ही चार के बाद पांचवी डंडी खींचनी है तो पांचवी डंडी को हम टेढ़ा खींचते हैं, फिर छठवीं सातवीं आठवीं डंडी वैसे ही सीधी खींचते हैं। ठीक है, तो पांच पांच का ग्रुप बनाने की हम कोशिश इसमें करते हैं। ठीक है, मिलान चिन्ह में, तो मिलान चिन्हों को आप याद रखिएगा। इन समूहों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहा जाता है। किसे कहा जाता है वर्ग या वर्ग अंतराल, जैसे ये 50 से 59 है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा या वर्ग अंतराल कहलाएगा। ठीक है, एक ही चीज होती है वर्ग और वर्ग अंतराल। ठीक है, या दूसरा उदाहरण देख लें, 80 से 79, ये भी क्या है हमारा, वर्ग अंतराल या वर्ग है। ठीक है, इनकी साइज को, माप को, इनके माप को क्या कहते हैं, वर्ग माप। ठीक है, वर्ग के माप को कहेंगे हम वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई। जैसे कि यहाँ पर 10 है। ठीक है, ये देखिए 50 से 59 मतलब 50 से 60 तक जा रहा है, ये क्योंकि दूसरा 60 से शुरू हो रहा है, 50 से 59, तो यहाँ पर वर्ग माप कितना है, 10। 80 से 79, यहाँ पर भी वर्ग माप कितना है, 10। ठीक है, इनके माप को या इनकी साइज को हम क्या कहते हैं, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई, की कितना चौड़ा वर्ग है, कितना बड़ा वर्ग है, वही हमारा वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग की न्यूनतम सीमा को निम्न वर्ग सीमा कहा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 30 है, 30 से 39 में 30 क्या है, निम्नतम संख्या है, तो इस निम्नतम संख्या को हम क्या कहेंगे, निम्न वर्ग सीमा। ठीक है, और अधिकतम संख्या को क्या कहेंगे, इस वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसी वर्ग की निम्नतम संख्या को कहते हैं निम्न वर्ग सीमा, और किसी भी वर्ग की अधिकतम संख्या को कहते हैं ऊपरी वर्ग सीमा। ये सिर्फ वर्ग के लिए लागू है। ठीक है, पूरे आंकड़े के लिए नहीं, किसी एक वर्ग के लिए। ठीक है, तो हर एक वर्ग की अपनी निम्न वर्ग सीमा होगी और ऊपरी वर्ग सीमा होगी। अगले भाग में दोस्तों हम पढ़ेंगे आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। ठीक है, आलेखीय मतलब ग्राफ के रूप में निरूपण। ठीक है, आंकड़ों को ग्राफ में कैसे दिखाना है,
ठीक है। तो तीन तरह के ग्राफ होंगे हमारे, तीन तरह के आलेखीय निरूपण होगा हमारा। पहला है दंड आलेख जिसे हम कहते हैं बार ग्राफ, दूसरा है हमारा आयत चित्र जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं हिस्टोग्राम, और तीसरा है हमारा बारंबारता बहुभुज। ठीक है, बारंबारता का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो इससे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो तीन तरह के हम आलेखीय निरूपण पढ़ेंगे इस अध्याय में, दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज। पढ़ते हैं दंड आलेख के बारे में, अंग्रेजी में कहते हैं इसको बार ग्राफ। ठीक है, तो दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्रायः एक अक्ष, मान लेते हैं कि वो एक्स अक्ष होता है, पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के, याद रखिएगा, एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। ठीक है, डंडे खींचे जाते हैं, दंड मतलब डंडे जैसा होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको, जिनके बीच में बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं और चर के मान दूसरे अक्ष पर, मान लेते हैं वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं, और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती है। अभी इसका एक उदाहरण देखते हैं और इसको समझते हैं कि दंड आलेख को। तो दोस्तों एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण हमने लिया है कि एक नवी जो कक्षा है, ठीक है, उसमें 40 विद्यार्थियों से पूछा गया कि उनके जन्म का महीना क्या है। तो उन्होंने जो बताया उस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को हमने दंड आलेख के रूप में ऐसे लिखा कि जनवरी में कितने बच्चों का जन्म हुआ है, 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष पे हमने क्या रख दिया, महीनों को रख दिया, ठीक है, जन्म के महीने, और वाई अक्ष पे रख दिया हमने विद्यार्थियों की संख्या कि उस महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ। तो जनवरी में 3 विद्यार्थियों का हुआ। ठीक है, और इन जो दंड है इनके बीच में समान दूरी हम छोड़ के रखेंगे, ये जो सफेद सफेद दूरी है समान दूरी छोड़ के रखेंगे, और ये दंड है ये समान चौड़ाई के बनाएंगे हम। ठीक है, तो जनवरी में 3 बच्चों का जन्म हुआ, फरवरी में 4 का हुआ, उसी प्रकार देखिए अगस्त में 6 का हुआ। ठीक है, तो अब इस तरह के दंड आलेख को देख के हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जन्म किस महीने में हुआ बच्चों का, अगस्त महीने में, और कितने, 6। उसी प्रकार सबसे कम जन्म किस महीने में हुआ बच्चों का, जून, और कितने बच्चे का हुआ, 1 बच्चे का। तो इस तरह के आलेख को हम कहते हैं दंड आलेख। निकुंज के बारे में पढ़ लेते हैं। निकुंज किसे कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में किन कहते हैं। ठीक है, तो अब इस उदाहरण में देखिए, इस आलेख में जो पहला वर्ग अंतराल है, ठीक है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 30.5 से शुरू हो रहा है। ठीक है, शून्य से शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, तो या तो हमें ऐसा करना पड़ता कि 30.5 तक आने के लिए शून्य से लेके वो जगह छोड़नी पड़ती। ठीक है, लेकिन वो जगह जो है बहुत ज्यादा हो जाती। ठीक है, तो हम ना क्या करते हैं, इस तरह का एक निशान बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का निशान, ये दिख रहा है जेड जैसा निशान। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने कुछ जगह को छोड़ दिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्योंकि पहला वर्ग अंतराल 30.5 से प्रारंभ हो रहा है, ना कि शून्य से, तो एक निकुंज का चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर हम इसे आलेख पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमने ये जो जगह छोड़ी है वो 30.5 के बराबर है। तो इस तरह के निकुंज का जो चिन्ह है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये और निकुंज का चिन्ह कैसा होता है, ये जेड जैसा होता है करीब करीब ना, इस तरह का, ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष में भी कर सकते हैं हम इसका प्रयोग, और वाई अक्ष में भी कर सकते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, तो निकुंज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी संख्या जो है शून्य से शुरू ना हो रही हो। ठीक है, के बाद जो दूसरा आलेख है वो है हमारा आयत चित्र। ठीक है, जैसा कि नाम में ही नहीं था आयत चित्र, तो ये आयत की तरह बनेंगे। ठीक है, ये देखिए आप, यह संतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल जो है वो संतत सतत वर्ग अंतराल होते हैं। ठीक है, यानी कि इन वर्ग अंतरालों में कोई भी गैप नहीं होता, जहां पर पिछला वर्ग अंतराल खत्म होता है वहां से अगला वर्ग अंतराल शुरू होता है। जैसे कि देखिए पहला वर्ग अंतराल है 30.5 से 35.5, तो दूसरा वर्ग अंतराल कहाँ से शुरू हो रहा है, 35.5 से ही शुरू हो रहा है। इस तरह के वर्ग अंतरालों को हम बोलते हैं संतत वर्ग अंतराल। ठीक है, पर यहाँ पर एक अंतर है दंड आलेख से, यहाँ संतत वर्ग अंतरालों वाले वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक आलेखीय निरूपण होता है। ये तो परिभाषा हो गई। दंड आलेख के विपरीत इसकी रचना में दंड की चौड़ाई एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आयत चित्र में जो है दंड की चौड़ाई जो है अलग अलग भी हो सकती है और एक समान भी हो सकती है, जबकि दंड आलेख में जो हम आयत बनाते थे, जो दंड बनाते थे, उनकी चौड़ाई समान होती थी। तो ये एक अंतर है कि आयत चित्र में दंड की चौड़ाई समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, वो दिए गए मानों के अनुसार होगा। इसको हम आगे एक उदाहरण से समझते हैं इसी वीडियो में। अब ये एक हमने उदाहरण लिया है समझने के लिए आयत चित्र को। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ खड़े किए गए आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो जितने भी जो आयतों का क्षेत्रफल है वो संगत बारंबारताओं के समानुपाती होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो आयतों का क्षेत्रफल है वो संगत बारंबारताओं का समानुपाती होगा। क्षेत्रफल, लंबाई की बात नहीं हो रही, क्षेत्रफल की बात हो रही है। लेकिन अगर सभी आयतों की चौड़ाई समान है, जैसे कि इस आयत चित्र में सभी आयतों की चौड़ाई समान है, ठीक है, अगर चौड़ाई समान है तो फिर क्षेत्रफल किसके समानुपाती होगा, लंबाई के। इसलिए आयतों की लंबाइयां बारंबारताओं के समानुपाती होंगी। ठीक है, इसलिए जो इन आयतों की जो लंबाई है वो बारंबारताओं के समानुपाती होंगी। तो अगर समान चौड़ाई के आयत चित्र हैं, ठीक है,
सभी दंड समान चौड़ाई के हैं तो फिर लंबाइयां जो है उन आयतों की वो बारंबारताओं को दर्शाएंगी। ठीक है, वैसे सभी आयतों के क्षेत्रफल जो है वो बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। इसको हम आगे और थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों एक और आयत चित्र का उदाहरण लेते हैं जिसमें वर्ग माप या वर्ग की चौड़ाई अलग अलग है। जैसे कि देखिए इसमें वर्ग माप कितना है 20, 30 से 40 में कितना है 10 और 70 से 100 के बीच में है 30। ठीक है, तो ये वर्ग माप अलग अलग है इसका। ठीक है, या वर्ग की चौड़ाई अलग अलग है। ठीक है, और दोस्तों हम जानते हैं कि आयतों के जो क्षेत्रफल होते हैं आयत चित्र में वो संगत बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जैसे 0 से 20 को हमने 7 दिखा दिया लंबाई इसकी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणा 7 140। और दूसरे का देखिए 20 से 30। ठीक है, 20 से 30 की लंबाई हमने दिखा दी है 10। ठीक है, तो ये कितना होगा 10 गुणा 10 100। ठीक है, तो 100 तो 140 से कम है। ठीक है, 100 क्षेत्रफल कम है, लेकिन जो बारंबारता है वो क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये जो आलेख है वो सही नहीं है। ठीक है, अब इस आलेख को हम कैसे सही से बनाएंगे वो सीखते हैं। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए आयतों की लंबाइयों में हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी जिससे कि क्षेत्रफल जो है दोबारा से बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले न्यूनतम वर्ग चौड़ाई वाला एक वर्ग अंतराल लेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ मान लेते हैं कि न्यूनतम चौड़ाई कितनी है 10 है। ठीक है, न्यूनतम 10 ही दे रखी है, 20 से 30 देख लो या 40 से 50 देख लो। फिर क्या करेंगे, तब आयतों की लंबाइयों को हम इस प्रकार परिवर्तन करेंगे जिससे कि वो वर्ग चौड़ाई 10 के समानुपाती हो जाए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं अभी। आयत चित्र को ठीक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो आयत की लंबाई है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिन वर्गों की वर्ग की चौड़ाई न्यूनतम वर्ग चौड़ाई से अधिक है। ठीक है, तो उनकी जो बारंबारता है उनमें जो आयत की लंबाई है उसको कैसे निकालेंगे हम, बारंबारता को भाग दे देंगे वर्ग की चौड़ाई से और गुणा कर देंगे जो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बारंबारता बटे वर्ग की चौड़ाई 20 गुणा न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 10, तो ये आ जाएगा 3.5। तो यहाँ पे हम 10 से 20 में दिखा देंगे 3.5। ठीक है, 3.5। ठीक है, बाकी जो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई के वर्ग है उनकी लंबाई तो जो बारंबारता है उतनी ही रहेगी। ठीक है, फिर जो आखिरी जो है हमारा जिसमें वर्ग की चौड़ाई 30 है, तो इसको कैसे निकालेंगे वही इसी तरीके से, बारंबारता बट्टे वर्ग की चौड़ाई, तो 8 बटे 30 गुणा न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 10, तो ये आ जाएगा 2.67। तो यहाँ पर रख देंगे 2.67। इस तरह बना हुआ हमारा आयत चित्र में जो आयत की जो क्षेत्रफल है वो बारंबारता के समानुपाती होगा। यहाँ पर देखिए ये है 3.5, तो 3.5 गुणा 20 कितना हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, तो बारंबारता आ गई हमारी 7, मतलब ठीक है 10 से भाग दे देंगे तो वर्ग की चौड़ाई से न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई से 7 आ जाएगी। इसी प्रकार अगले वर्ग में देखिए वर्ग की चौड़ाई है 10, बारंबारता है 10, तो 10 गुणा 10 हो गया 100, 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो इस तरह बना हुआ हमारा आयत चित्र सही आयत चित्र कहलाएगा। दूसरे का आलेख होता है बारंबारता बहुभुज। ठीक है, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आयत चित्र बना लें और आयत चित्र के संगत आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के रेखाखंड को जोड़ दें। ठीक है, तो ये जो एक आयत चित्र बना लिया हमने, फिर इसके आयत चित्र के ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदु जैसे कि बी, सी, डी, ई, एफ और जी, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी डी ई एफ जी। जब इन मध्य बिंदुओं को हम रेखाखंडों से जोड़ देते हैं तो हमें आकृति प्राप्त हो जाएगी बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब बहुभुज को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 30 जो पहला वर्ग अंतराल है, ठीक है, जो पहला वर्ग है हमारा 30.5 से 35.5 उसके पहले, और जो आखिरी वर्ग है 55.5 और 60.5, ठीक है, इसके बाद शून्य बारंबारता वाला एक और वर्ग अंतराल ले लेंगे। ठीक है, शून्य, ये शून्य होगा और ये भी शून्य होगा। ठीक है, पहले वाले को हम ए मान लेते हैं और आखिरी वाले को हम एच मान लेते हैं। तो बारंबारता बहुभुज हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बारंबारता बहुभुज। तो ये हमने सीखा कैसे हम आयत चित्र से बारंबारता बहुभुज को बनाएंगे। बारंबारता बहुभुज बनाने का एक और तरीका है, आयत चित्र बनाए बिना ही हम बारंबारता बहुभुजों को स्वतंत्र रूप से बना सकते हैं। इसके लिए हमें आंकड़ों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। वर्ग अंतरालों के इन मध्य बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है, तो ये याद रखिएगा वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है हमारा ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बट्टे 2। उस वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि 140 और 150 एक वर्ग है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 145। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे वर्ग में देखेंगे तो 150 धन 160 बटे 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 155। ठीक है, तो ये वर्ग चिन्ह हम निकाल लेते हैं, तो फिर हम बिना आयत चित्र बनाए ही बारंबारता बहुभुज को बना सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों को हम प्रश्नावली 14.3 में हल करके देखेंगे। माध्य अंग्रेजी में मीन कहते हैं और माध्य को हम हिंदी में औसत भी कहते हैं। ठीक है, तो अनेक प्रेक्षणों का माध्य या औसत क्या होता है, वह होता है सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को
प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम x के ऊपर एक डंडा दिखा के भी दर्शाते हैं, जिसे x दंड या x बार कहा जाता है। ठीक है, तो हम इसको x बार कहेंगे। ठीक है, x दंड या x बार, हम x बार कहेंगे इसको। ठीक है, यदि प्रेक्षणों की संख्या n हो तो x बार क्या होगा, औसत या माध्य क्या होगा, सभी प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। यानी कि जैसे प्रेक्षणों सभी प्रेक्षण, जैसे प्रेक्षण एक है x1, फिर दूसरा प्रेक्षण है x2। ठीक है, ये मान है प्रेक्षणों के, तो ऐसे x1 धन x2 धन x3 से लेके xn तक सबको जोड़ लेंगे और n से उसको भाग दे देंगे। ठीक है, इसको इस तरह भी हम दर्शा देते हैं छोटे से, सिग्मा i 1 से लेके n तक xi बटे n। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा माध्य होता है। दे रखी हो या फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो माध्य का सूत्र क्या होगा, तो माध्य का सूत्र होगा सिग्मा आई बराबर 1 से लेके n तक एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा आई बराबर 1 से n तक एफ आई। ठीक है, तो जैसे कि इस तरह की अगर हमें सारणी दे रखी है, जिसमें जैसे हमें दे रखा है कि 36 अंक 3 विद्यार्थियों के आए, 40 अंक 4 विद्यार्थियों के आए। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अंकों को एक्स आई मान लेते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को एफ आई मान लेते हैं, फिर एफ आई और एक्स आई का गुणा करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर इन इन सब जो एफ आई एक्स आई का गुणा है उन सबको जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, और इसमें किसका भाग देंगे, सिग्मा एफ आई, तो जो भी एफ आई है उनको जोड़ लेंगे। ठीक है, बारंबारता को, तो वो आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई, उसका हम भाग दे देंगे, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माध्य प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को हम प्रश्नावली 14.4 में हल करेंगे। माध्य के बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों माध्यक के बारे में, मीडियन के बारे में। ठीक है, एक जैसे ही दिख रहे हैं पर ये अलग अलग है, माध्य अलग है, माध्यक अलग है। ठीक है, तो माध्यक क्या होता है हमारा, माध्यक दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है। ठीक है, दो भागों में विभक्त कर देता है, ठीक ठीक दो भागों में। ठीक है, कैसे, जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो तब अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक का परिकलन इस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं, अगर प्रेक्षणों की संख्या n विषम है, ठीक है, जैसे कि 9 प्रेक्षण है, 11 प्रेक्षण है, ठीक है, 7 प्रेक्षण है, तब माध्यक क्या होगा, अगर हमने इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हुआ है सभी आंकड़ों को। ठीक है, पहले हमें माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना होगा। फिर अगर प्रेक्षणों की संख्या विषम है तो आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद जो भी माध्यक n धन 1/2 प्रेक्षण होगा वही क्या होगा, हमारा माध्यक कहलाएगा। और अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है तो माध्यक क्या होगा, फिर हमें दो प्रेक्षण देखने होंगे, n/2 वां प्रेक्षण और n/2 धन 1 वां प्रेक्षण, और उन दोनों प्रेक्षणों का जो माध्य होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह के माध्यकों को हम प्रश्नावली 14.4 में प्रश्नों में हल करेंगे। दोस्तों माध्य और माध्यक के बाद आता है बहुलक, अंग्रेजी में मोड कहते हैं। बहुलक क्या होता है, बहुलक प्रेक्षण का वह मान होता है जो बार बार घटित होता रहता है। अर्थात को याद रखें, अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण से समझ लेते हैं। ठीक है, 20 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त अंक लिखे गए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 3 3 4 4 हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन सा अंक आ रहा है, 9 अंक आ रहा है, 4 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 सबसे अधिक बार अर्थात 4 बार आया है, तो बहुलक क्या होगा, 9 होगा, 4 नहीं होगा, 9 होगा। जो सबसे ज्यादा बार प्रेक्षण आएगा वही हमारा बहुलक होगा।